एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की, वैज्ञानिक पद्धति। हम आम तौर पे सुनते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो साइंटिफिकली करें, लॉजिकली करें, साइंटिफिक मेथड से करें। और ये जो आधुनिक युग है, ये विज्ञान का युग है। कोई भी घटना कितनी भी सरल हो या जटिल क्यों न हो, उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। और आम तौर पे लोग विज्ञान शब्द से विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री समझ लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ये साइंस है। नहीं नहीं नहीं, विज्ञान का मतलब किसी विषय वस्तु से नहीं है, कंटेंट से नहीं है, बल्कि विज्ञान का आखिर मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब वैज्ञानिक पद्धति से है। एक महान वैज्ञानिक है स्टुअर्ट चेज, वो कहते हैं विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। और यानी इसको इंग्लिश में देख लीजिए। स्टुअर्ट चेज ने अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा, साइंस गोज विद द मेथड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप फिजिक्स को भी साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो साइंस नहीं होगा। साइंस होने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया जैसे तैसे तो वो साइंस हो जाएगा, बल्कि साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो वो साइंस होगा। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी विषय हो। और एक वैज्ञानिक हैं बेनबर्ग और शेबत, ये कहते हैं विज्ञान संसार की ओर देखने की एक निश्चित पद्धति है। कॉल पियर्सन कहते हैं, कॉल पियर्सन बहुत महान वैज्ञानिक हैं, समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। मतलब विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं है साइंस का। साइंस का मतलब मेथड से है, स्टेप से है कि किन किन चरणों के द्वारा काम होता है। अगर आप एक मकान भी बनवाते हैं, और मकान तो कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में तो आता नहीं है। अगर सपोज एक व्यक्ति लेमैन है, लेकिन मकान बहुत ही साइंटिफिक तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, तो वो भी साइंस हो जाएगा। तो लुंडबर्ग ने कहा कि समस्त शाखाओं में वैज्ञानिक पद्धति एक ही है, यानी हर विषय का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होता है, इसलिए वो साइंस है, न कि वो साइंस है। साइंस करके कुछ नहीं होता, बल्कि साइंटिफिक मेथड होता है। गुडन हैट एक वैज्ञानिक हैं जो अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च में लिखते हैं, साइंस इज पॉपुलरली डिफाइंड एज एक्युमुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर किसी भी वस्तु का सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त करते हैं तो वो साइंस है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिस्टमेटिक नॉलेज क्या है। जैसे आप बचपन में ABCDEFGHIJKLMNOP Z तक याद करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। अगर कोई व्यक्ति STLMKMNO भी याद करे उल्टा सीधा, तो भी तो नॉलेज हो ही जाएगा। आप कहेंगे कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? एप्पल लिखने में जैसे भी याद कर ले वो एप्पल तो लिख ही सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो नॉलेज तो होगा, बट वो अनसिस्टमेटिक और अनसाइंटिफिक होगा। जैसे कोई व्यक्ति 1 2 3 4 5 7 100 तक याद करता है, लेकिन ऐसे भी तो याद कर सकता है 3 4 7 5 1 2, इस तरह से भी तो उल्टा सीधा याद कर सकता है। इट इज़ नॉट साइंटिफिक। तो मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये है किस तरीके से कर रहे हैं। मेथड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब मेथड क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो मेथड क्या है वो हम समझते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की पहले तो जान ले कि आखिर विशेषता क्या है। क्वेश्चन भी आता है, और ये क्वेश्चन ना नेट में भी आता है, रिसर्च नेट के फर्स्ट पेपर में भी आता है, और साथ साथ में आम जिंदगी में भी आपको जानना ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। हम बार बार बात तो करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की, लेकिन आम तौर पे लोगों को पता नहीं होता वैज्ञानिक पद्धति होता क्या है, क्रमबद्धता आखिर होता क्या है, स्टेप्स वो कौन कौन से हैं, ये नहीं हम जानते हैं। तो
सबसे पहले हम बताते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता को मैं क्रमबद्धता से कुछ बातें बता देता हूँ। पहली विशेषता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरी विशेषता है सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशन। तीसरी विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। चौथी विशेषता है डिफिनेटनेस, निश्चितता। पांचवी विशेषता है लॉजिकल, तार्किकता। छठी विशेषता जनरलिटी, सामान्यता। और सातवीं विशेषता कार्य कारण संबंधों पर आधारित, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। आठवीं विशेषता, नौवीं विशेषता भविष्यवाणी करने की क्षमता, प्रिडिक्टिबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता, जैसा कि हमने कहा आपको, ऑब्जर्वेशन। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब खुली आंखों से देखना। हम किसी चीज़ को देखते हैं और समझते हैं कि ये सही में वही वस्तु है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है ये कलम है, तो आप छू करके देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और साबित हो जाएगा कि ये कलम है। इट इज़ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वेरिफिकेशन, वो सत्यापनशीलता का गुण होता है। कलम कलम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के बाद वो कॉपी हो जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सेब खा रहा है तो वो सेब खरीद के लाया मार्केट से, तो वो सेब ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के बाद आम हो जाएगा। वेरिफिकेशन है, आपकी बात में सत्यता होनी चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल लॉ है और क्या कहते हैं, सेब नीचे की तरफ गिर रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो वो हमेशा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि उस पेड़ के आधे सेब के लिए तो वो ग्रेविटेशनल लॉ काम करेगा और आधे के लिए नहीं करेगा। यानी वेरिफिकेशन हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, मतलब वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है किसी भी वस्तु या घटना जैसा है उसे उसी रूप में देखना या जानना। यानी वैज्ञानिक पद्धति में पक्षपात और पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता है। यानी कलम को कलम ही दिखना चाहिए। ग्रीन के अनुसार, ग्रीन एक वैज्ञानिक है, वो कहते हैं वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा और योग्यता से है। तो मतलब एक जो जैसा है वैसा ही दिखे। अगर कलम लाल है, रेड है, तो रेड ही दिखना चाहिए और सबको रेड ही दिखेगा। इट इज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि वो निश्चित होता है, ऐसा नहीं कभी कुछ, ठीक है। निश्चित आधारों पर निश्चित तथ्य ढूंढने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में संदेह उत्पन्न करने वाले तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और नेक्स्ट है तार्किकता, लॉजिकली। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी बात का एक तर्क होता है, इसकी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास पर आधारित है, आप ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं, बस ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कार्य कारण को देखा जाता है। सामान्यता, जनरलिटी, वैज्ञानिक पद्धति का एक ऐसा नियम है जिसमें सामान्य नियम को ढूंढने की कोशिश की जाती है। आखिर वो कौन सी घटना है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जो घटित होती है उसका एक सामान्य नियम समझने की कोशिश की जाती है। जैसे अगस्त कॉम्ट ने कहा कि समाज एक वक्त जो है धार्मिक अवस्था में होता है, धर्म प्रधान होता है, फिर तात्विक अवस्था में होता है और फिर वैज्ञानिक अवस्था में धीरे धीरे। तो ये एक सामान्य नियम प्राप्त करने की कोशिश की। कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। ऐसा है कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, बल्कि उसका कोई ना कोई कारण होता है, ये उसकी एक विशेषता है। भविष्यवाणी भी की जाती है। जब आपको ये पता है कि सेब गिरेगा तो अगला सेब भी नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो भविष्यवाणी कर देंगे, भविष्यवाणी हो जाएगी कि भाई नेक्स्ट जो सेब है वो भी नीचे ही गिरेगा। तो अगर आपको ये पता है कि कलम उसी मेथड से बना है, दूसरा कलम भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो वो भी चलेगा, उतना ही चलेगा। मतलब ये है कि भविष्यवाणी इस तरह से हो सकती है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण, मेन स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आखिर स्टेप्स कौन कौन है, क्या है, तो वो जान लीजिए। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध पद्धति है। इसके अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं हैं और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग चरण की चर्चा की है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। पहले कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए चरण को आप जान लीजिए
तो एक है पीवी योंग, वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण की चर्चा की है। चरण का मतलब उस स्टेप से हो करके कोई भी साइंस बनता है। कोई भी वस्तु, विषय वस्तु ही साइंस बन सकता है, वरना अनसाइंटिफिक हो जाएगा। तो पीवी योंग कहते हैं 6 स्टेप से। सबसे पहले अध्ययन, समस्या का चुनाव, दूसरा कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण, और तीसरा अवलोकन तथा तथ्य संकलन, और चौथा है तथ्यों का आलेखन, और पांचवा है तथ्यों का वर्गीकरण, और छठा है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। लुंडबर्ग ने के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के 4 प्रमुख चरण हैं। हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं उपकल्पना का निर्माण, और दूसरा है तथ्यों का अवलोकन, संकलन और अंकन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन, और चौथा है सामान्यीकरण। और चलिए अब हम समझते हैं क्या है। सभी विद्वानों के विचार को अगर हम देखें तो प्रमुख चरण है, सबसे पहले समस्या का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट या प्रॉब्लम, दूसरा है उपकल्पना का निर्माण, तीसरा है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, और चौथा है अध्ययन यंत्रों का चुनाव, टेक्निक्स। अब पांचवा है अवलोकन तथा तथ्य संकलन, और छठा है वर्गीकरण एवं विश्लेषण, और सातवां है सामान्यीकरण। सबसे पहले समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर सबसे पहला चरण समस्या का चुनाव होता है। यानी कोई भी विषय लीजिए, क्या आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसको आप साइंस बनाना चाह रहे हैं, उस चरण से तो सबसे पहले आपको एक विषय चुनना पड़ेगा। उसके बाद उपकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। होता क्या, समस्या के चुनाव के बाद अध्ययनकर्ता को समस्या से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। उपकल्पना अध्ययन के पहले कहा गया ऐसा कथन है जिसकी प्रामाणिकता की जांच आगे की जानी है। अब मैं आपको एक चीज, लुंडबर्ग ने क्या कहा, उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच करनी बाकी है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आगे भी एक चैप्टर आएगा उपकल्पना, उसको भी आप जानेंगे। उपकल्पना का मतलब, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन ने जब देखा होगा कि सेब नीचे गिर रहा है तो उसके मन में कुछ तो आया होगा, साबित करने से पहले कुछ तो आया होगा, वो आया होगा। न्यूटन जरूर सोचा होगा कि नीचे कुछ न कुछ चीज है जो इसको खींचती है। ये जो सोच है, जो दिमाग में पहले आता है, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी इसको अब साबित करना है। और तीसरा है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स। आपको क्या अध्ययन करना है, क्या क्षेत्र लेना है, इसको भी समझना है, ये है। और चौथा है अध्ययन यंत्र यानी सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करती है, पर विधियों का चुनाव क्या रहता है। तो इसमें कौन कौन टेक्निक आप अपनाएंगे, जैसे सोशल साइंस में साक्षात्कार है, शेड्यूल है, क्वेश्चनेयर है, क्या अपनाएंगे। और पांचवा है अवलोकन तथ्य संकलन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है और डेटा कलेक्शन करना है। वैज्ञानिक अध्ययन अवलोकन से ही प्रारंभ होता है। साधारणतः अवलोकन का तात्पर्य देखना होता है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या घटना को उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से निरीक्षण परीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट करना। उसके बाद वर्गीकरण एवं क्लासिफिकेशन। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर जब तथ्य का संकलन हो जाता है तो तथ्यों का वर्गीकरण होता है, यानी कौन सा तथ्य कैसा है उसके आधार पर अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। और ये मेथड मैं आपको बता दूं हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के अलग, बॉटनी और जूलॉजी के लिए अलग, और सोशियोलॉजी के लिए अलग, हिस्ट्री के अलग, सब के लिए साइंटिफिक मेथड एक ही है, तभी वो विषय साइंस बनता है। उसके बाद निष्कर्ष, सामान्यीकरण उसको बोलते हैं। जब आप इतने स्टेप से गुजर जाएंगे तब आप निष्कर्ष निकालेंगे। तथ्यों के आधार पे, के विश्लेषण के आधार पे सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब निष्कर्ष, जनरलाइजेशन। सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन्हें निष्कर्षों के आधार पर उपकल्पना को सत्यापित की जाती है। यानी जो आपने उपकल्पना रखा था, जो आपके मन में विचार आया था, सपोज न्यूटन ने ये सोचा था कि आखिर सेब नीचे क्यों गिर रहा है, अगर उसने सोचा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है और उसने उसको साबित कर दिया, तब जाकर के वो नियम बन गया। इसको कहते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और नियमों का फॉर्मुलेशन
तो ये निष्कर्ष है और न्यूटन अपने नियम को बनाने में सफल हो गए। यानी अब ये नियम बन गया वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, ये एक नियम बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और तब जाके बना फिजिक्स। देन दिस इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस जब साइंटिफिक स्टेप से होके गुजरता है तब साइंस होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप फिजिक्स पढ़ लिया, जैसे तैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री जैसे तैसे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो साइंस नहीं होगा, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, अगर साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, यानी ये चरणों, जो स्टेप्स आपको बताया गया उन चरणों के आधार पे, तो वो सब्जेक्ट साइंस हो जाएगा। जैसे हम पहले पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद पढ़ते हैं वैदिक काल, उसके बाद पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, तो साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं तो वो भी साइंस है। हम समझते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।